हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। खासकर बाकी और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें और लोगों तक, ताकि और इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। आज की क्लास में जो हम देखेंगे वो राष्ट्रीय प्रतीक जितने भी हैं, चाहे वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो, भारत का राष्ट्रीय पशु हो, भारत का चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, ये सारे चीज़ जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक में पहले देखते हैं हम लोग भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो दिया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के, देखिए यहाँ दिया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियाँ होती हैं। इन 3 रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ठीक, आगे है अगला पॉइंट दिया है ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः कितना है, 2:3 होता है। ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो 2:3 होता है। और आगे दिया है ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां बनी होती हैं। आगे दिया गया है, आगे कह रहा है यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग किसका, त्याग का और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य और शांति का है और जो हरा रंग दिया है वो देश की समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना गया है। ठीक, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 2:3 है। और इसमें जो है इस ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी में बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें कितनी तीलियाँ, 24 तीलियाँ बनी होती हैं। और यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। आगे कह रहा है इसमें कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में अपनाया था। आगे है, देखते हैं आगे दिया है भारत का राष्ट्रीय गान। देखते हैं भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में दिया है भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकारा गया। कब स्वीकारा गया? 24 जनवरी 1950 को। यह गान रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर द्वारा रचा गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत गान को पढ़ने या गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकंड का समय लगता है। तो कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था और इस गान को रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। आगे है कि सबसे पहले जो 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसको गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकंड का समय होता है। आगे है भारत का राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत के बारे में देखते हैं क्या है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किसके द्वारा रचित है? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, किसमें? संस्कृत भाषा में है, जो कि उनकी रचना आनंद मठ से ली गई है। ये जो वंदे मातरम है वो कहाँ से ली गई है? वो आनंद मठ से ली गई है और इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था।
सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को एक ही साथ स्वीकार किया गया था। और जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है और ये आनंद मठ से लिया गया है। आगे देखते हैं। आगे है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो देखते हैं। उसके बारे में दिया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में जो अशोक द्वारा बनवाया गया सारनाथ स्तंभ है, वहाँ से ये अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। आगे है, इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्र चिन्ह में दर्शाया गया है। और ये जो सत्यमेव जयते है ये देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। जो सत्यमेव जयते है वो राष्ट्र चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है और ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते, और इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। अगला पॉइंट दिया है, 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया था। कब अशोक स्तंभ को जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं। आगे दिया है राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है देखते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी को माना जाता है। किसे माना जाता है? राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाने लगा। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही क्या राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आगे दिया है, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में देखते हैं। दिया है बरगद या बट। देखिए, बरगद या बट को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। यह एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक है। आगे दिया है, जिस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं, तने और जड़ों में छोटे बड़े कई जीव जंतु निवास करते हैं। और जो बरगद का वानस्पतिक नाम है वो है फिक्स वेंगेलिसिस। क्या? वेंगेलिसिस होता है। जो बरगद का वानस्पतिक नाम है वो फिक्स बेंगलेंसिस होता है। ठीक, आगे देखते हैं राष्ट्रीय लिपि क्या है। हमारी राष्ट्रीय लिपि के बारे में दिया है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। आगे है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है और गंगा नदी हिमालय के गोमुख स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आगे चलकर अन्य नदियाँ जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा आदि जाके मिलती हैं। आगे दिया है, देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसके आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला दिया है हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत दिया है, अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथियों की घटती संख्या के कारण उनके बचाव हेतु
ही हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया। ठीक, कब जो है विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया? अक्टूबर 2010 में। आगे दिया है सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार में दिया है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या? भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न सम्मान राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट दिया है इन राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। अगला पॉइंट दिया है इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और एक तमगा मतलब मेडल दिया जाता है और इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती। जब भारत रत्न दिया जाता है तो उसमें राशि नहीं, धनराशि जो होती है वो नहीं दी जाती, उसमें सिर्फ एक प्रमाण पत्र होता है और एक मेडल होता है जो दिया जाता है। आगे कह रहा है भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। कब की गई थी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत? 2 जनवरी 1954 को। किसके मतलब द्वारा? तो वो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु के बारे में देखते हैं। दिया है अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। आगे दिया है इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया था और बाघ का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो पैंथरा टाइग्रिस होता है। तो कब बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? अप्रैल 1973 को। और जो बाघ का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो पैंथरा टाइग्रिस है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है और जो मोर का वैज्ञानिक नाम है वो पावो क्रिस्टेटस होता है। तो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को कब जो है घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1963 को और जो मोर का वैज्ञानिक नाम वो पाओ क्रिस्टेटस होता है। बस यही 2 पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कब उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1963 और वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट दिया है। अगला पॉइंट दिया है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प में देखते हैं क्या दिया है। दिया है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म में कमल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता है। कमल के फूलों का प्रयोग प्रायः पूजा तथा आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और यूनानी औषधियों के निर्माण हेतु किया जाता है और जो कमल का वानस्पतिक नाम है वो क्या है? नीलबियन न्यूसीफेरा होता है। क्या? नीलबियन न्यूसीफेरा होता है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है और इसका जो इसका जो वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है वो नीलबियन न्यूसीफेरा होता है। बस यही पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है और भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। जो रुपया है, भारतीय रुपया चिन्ह है, वो भारत सरकार द्वारा कब जारी किया गया? वो 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया और जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। आगे दिया है भारत का राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल में दिया है आम भारत का राष्ट्रीय फल है जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों के राजा का दर्जा दिया गया है। तो राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, आप सब लोग जानते हैं, और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। तो बस इसमें यही इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं
आगे दिया है भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में। राष्ट्रीय दिवस के रूप में क्या क्या शामिल है देखिए, तो वो है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को घोषित किया गया है राष्ट्रीय दिवस के रूप में। आगे दिया गया है 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी, इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे दिया है अगला पॉइंट, 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है अगला पॉइंट, जो तीसरा दिवस है वो है गांधी जयंती। उसके बारे में क्या दिया है? हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन जो गांधी का जन्म हुआ था, गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर को ही हुआ था। इसीलिए ये 3 दिवस हैं जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। आगे देखते हैं, दिया है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में क्या दिया है देखते हैं। दिया है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर होता है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया और चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। जो चैत्र है वही माह राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह माना जाता है। और ये जो हमारा कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित कैलेंडर होता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? उसमें दिया है मीठे पानी की डॉल्फिन। देखिए, मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे दिया है 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। कब किया था? 18 मई 2010 को। ठीक, आगे दिया है इसी में, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। और कब इसको घोषित किया गया जो है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में? तो 18 मई 2010 को। और इसको जो है किस अधिनियम? तो इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट दिया है भारत का राष्ट्रपिता। भारत का राष्ट्रपिता के में अंतर देखिए क्या दिया इसमें, इसके बारे में दिया है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया, तब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो सबसे पहले किसने कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने। कब कहा था? सिंगापुर रेलवे स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए उन्होंने कब जो है कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। कब कहा था? तो 6 जुलाई 1944 को। उसके बाद कब कहा गया? तो उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद 30 जनवरी 1948 को जब जवाहरलाल नेहरू ने जब रेडियो पर भारत के लोगों को बताया कि राष्ट्रपिता अब नहीं है, तो वो उन्हें राष्ट्रपिता शब्द जो है संबोधित करके महात्मा गांधी को कहा था। तो इसमें अगला पॉइंट दिया है भारत सरकार के अनुसार किसी को भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं प्राप्त है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी उपलब्ध नहीं है कि जो है किसी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाए। आगे दिया है भारत की राजभाषा। देखिए, भारत की राजभाषा क्या है? इसमें भारत की राजभाषा में दिया है
कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र है। संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी देखते हैं। हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिताई या मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं जिनको आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है भारतीय संविधान में। तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करिए। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें और कमेंट में अवश्य बता दें कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।